हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। अब तो एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, आने वाली है डेट, मे बी आज कल में आ जाए, एक हफ्ते बाद, 10 दिन, कभी भी हो सकता है एग्जाम। अब ये सोच लीजिए कि एग्जाम बस सिर पे ही है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, ठीक है। कंटेंट आपने पढ़ ही लिया होगा, मैंने सारी मैराथन करा दी है, हिंदी की मैराथन भी करा दी और हिंदी का कंटेंट मैंने टॉपिक वाइज भी कराया है, ऐसे ही इंग्लिश का भी कराया है, मैथ पेडागोजी का कराया है, ठीक है, साइंस पेडागोजी का कराया है और सीडीपी के कॉमन टॉपिक मैंने पहले ही करा दिए हैं, ठीक है। और सीडीपी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, सारे जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सारे पेपर मैंने कराए थे, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन डेली करेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। अल्टरनेट सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे आज इंग्लिश रखा है, कल हिंदी रखेंगे, फिर ईवीएस, फिर इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन हम करा करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में अपना स्कोर बताया करें। वैसे कोई बताता नहीं है, एक दो बच्चे बताते हैं, बस बता दिया करो। अगर नहीं बताना है चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं नहीं किया हुआ है तो भी कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। स्टार्ट करते हैं, आ जाइए जल्दी से, बताइएगा आप भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अ टीचर वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न वोकेबलरी, यानी एक टीचर क्या है, बच्चों को वोकेब सिखाना चाहते हैं। विच वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे, यानी कौन सा एक अच्छा तरीका होगा, बताइए। ए ऑप्शन, यूज ऑफ स्टोरीज एंड इमेजरी, यानी कहानियों के माध्यम से सिखाए, इमेजिनेशन के माध्यम से सिखाए। यूज ऑफ ड्रिल यूज करके सिखाए, यानी प्रैक्टिस करके सिखाए। यूज ऑफ रिटन एक्सरसाइज, यानी रिटन एक्सरसाइज करके सिखाए बच्चों को, क्या है 10 वर्ड लिखने के लिए दे दे कि भाई ये लिख के लेके आओ तब याद करो, या फिर टेक्स्ट बुक का यूज से सिखाए। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए। देखो, ना तो हमें टेक्स्ट बुक से सिखाना है बच्चे को, ठीक है, और ना ही हमें रिटन एक्सरसाइज करानी है, और ना ही हमें ड्रिल या प्रैक्टिस करानी है। ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इनसे हमें दूर जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है कि हमें कैसे सिखानी है वो कैब, स्टोरीज सुना के बच्चों को, ठीक है, यूज कराना है ज्यादा से ज्यादा, तभी तो वो कैब अच्छी आएगी, इमेजिनेशन के थ्रू, कल्पना शक्ति के थ्रू, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बताइए। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एजुकेशन एम्स एट, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता एक संसाधन की तरह काम करता है, तो ये एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी क्या है, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज को यूज कर सके शिक्षण अधिगम में, टीचर यूज कर सके, बच्चे यूज कर सके। मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मैनी लैंग्वेजेस पॉसिबल, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज लर्न कर सके, सीख सके। तो थोपनी नहीं है हमें, बहुभाषिता का मतलब ये नहीं है कि बच्चों पे थोप दें, वो तो खुद ही आ जाती है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चे रहेंगे तो बच्चा क्या है, एक दूसरे से सीख लेगा, ठीक है। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, कि क्लासिकल लैंग्वेज यूज करें शिक्षण अधिगम में। एनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स, यानी जॉब्स के लिए तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करें। और मदर टंग क्या है, कल्चर के लिए, यानी संस्कृति के लिए मदर टंग यूज करें। तो ये तो गलत ऑप्शन हुआ ना, तो ये ऑप्शन हमारा कट रहा है। क्लासिकल लैंग्वेज भी हमें यूज नहीं करनी है कि यूज क्लासिकल लैंग्वेज फॉर टीचिंग लर्निंग, की शिक्षण अधिगम में क्लासिकल लैंग्वेज यूज करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल बच्चों को लैंग्वेज यूज कराएं, ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज यूज कराएं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है, यूज कर सकें भाषा को, लर्न नहीं करना है, प्रयोग कर सके, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही उन्हें आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है, गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत, पेन फिर खराब हो गया हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कौन सी एक बुद्धि भाषा से संबंधित है। अब भाषाई बुद्धि को क्या कहा जाता है, 8 तरह की बुद्धि पे इन्होंने बात की है गार्डनर ने। फर्स्ट है फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजेंस,
तो ये हमने 8 बुद्धि में कहीं नहीं पढ़ी है। बी ऑप्शन है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, तो ये बात तो ठीक है। वोकेबलरी ग्रामर इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, देखो ये वाली बुद्धि तो हमने नहीं पढ़ी और ना ही हमने कोई वोकैब ग्रामर की इंटेलिजेंस पढ़ी है ना। ये पढ़ी एक तो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस और विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन तो हमें अपना आंसर तो मिल ही गया है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यानी जिनकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होती है, जिनके अंदर भाषाई बुद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, उनके अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ हो, जैसे कि अंजना ओम कश्यप है, ये प्रेस रिपोर्टर होते हैं, इनकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, विजुअल स्पेशल होते हैं जो दिमाग में इमेजिनेशन करके नक्शा बना देते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, भाषा के बारे में पूछा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। विच ऑफ दीज मे बी द बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, कौन सा एक अच्छा है मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए। इंक्रीज वोकेबलरी एंड इफेक्टिव स्पीच, की अगर क्लास में बहुभाषिता होंगी तो बच्चे की वोकैब भी बढ़ेगी और इफेक्टिव रहेगी स्पीच। बी ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑप्शन है। टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर, यानी बच्चा क्या है, दूसरे के संस्कृति का सम्मान भी करेगा, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं उनका सम्मान भी करेगा, उनके कल्चर का। ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, की अगर क्लास में बहुभाषिता होंगी यानी एक से ज्यादा भाषा का यूज होगा तो बच्चों के जो जॉब के मौके हैं, एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं, वो रुक जाएंगे या बंद हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है मेंटल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, कि अगर क्लास में मल्टीलिंगुअलिस्ट होगी यानी बहुभाषिता होगी तो बच्चा क्या है, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं के बारे में अवेयर होगा। ठीक है, जानने को मिलेंगी उसे, जागरूक होगा वो। तो ये ऑप्शन भी ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं के बारे में जागरूक होगा, दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट भी करेगा, ये बात भी ठीक है, और उसकी वोकैब भी अच्छी होगी और स्पीच भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि उसके जॉब के मौके, एम्प्लॉयमेंट के मौके बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, when a child regulates his or her own action with the help of language but that language is not audible to others, he is involved in, यानी क्या है, बच्चा अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, यानी अपने आप को दिशा दे रहा है। ठीक है, किसकी हेल्प से, भाषा की हेल्प से, लेकिन वो भाषा क्या है, सुनने योग्य नहीं है, यानी सुन नहीं पा रहे हैं उसे। तो ये कौन सी स्पीच होगी। वाइगोत्स्की ने 3 स्पीच दिए हैं, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्पीच होगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात तो पियाजे करते हैं, तो डी ऑप्शन तो हमारा कट गया। बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो अगर क्वेश्चन यहां तक होता तो आंसर इसका होता प्राइवेट स्पीच, क्योंकि प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा खुद से बोलता है, खुद से ही बोलता रहता है, यानी अपने एक्शंस को गाइड करता रहता है। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या है, नॉट ऑडिबल, यानी जो सुनाई नहीं दे रहा है ना, जो सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो है साइलेंट इनर स्पीच। क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, यानी बच्चा क्या है, मन मन में बोल रहा है, किसी को सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा मन मन में बोलता है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा बोलता है लेकिन अकेले में बोलता है, बड़बड़ा रहा है कि आज तो मैं स्कूल गई थी, स्कूल में ऐसे ऐसे हो गया, फिर मैं ऐसे वहां गई, ट्यूशन में गई, यानी गया, या फिर छोटे छोटे बच्चे बोलते नहीं रहते हैं, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच होता है जब बच्चा अपनी मम्मी से, पापा से, दादा दादी से या पड़ोस में बोलता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस समझने की बात है बस। यहाँ देखो, अगर बच्चे ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बोल रहा है, व्हेन अ चाइल्ड रेगुलेट्स हिज ओन एक्शन, तो लगा देता हूँ प्राइवेट स्पीच, लगा देती हूँ, तो क्या है, बहुत बार ऐसे गलती हो जाती है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट, यानी कौन सी भाषा की जो ब्रांच है वो क्या है, भाषा को संदर्भ में सिखाती है, कंटेक्स्ट में सिखाती है, कंटेक्स्ट की बात करती है। तो बताइए, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, मॉर्फोलॉजी है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स साउंड से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजी क्या है, आंतरिक संरचना,
ठीक है। सिमेंटिक्स होता है किसी भी मीनिंग की स्टडी करना, तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, लैंग्वेज को कंटेक्स्ट में यूज करना। क्या होता है प्रैग्मेटिक्स, लैंग्वेज को कंटेक्स्ट में यूज करना, इसकी स्टडी को बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। ए यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं बोली के बारे में, डायलेक्ट के बारे में। ए है अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन वन पार्ट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज रीजनल डायलेक्ट, यानी क्या है, कंट्री के किसी एक हिस्से में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, क्षेत्रीय भाषा कहलाती है, क्षेत्रीय बोली कहलाती है। ठीक है भाई, बात तो ठीक है। बी है अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज used only by a pupil having similar education background is known as social dialect, यानी सामाजिक बोली कहलाती है। अगर पढ़े लिखे एक बैकग्राउंड के आदमी लोग मतलब बोलने लगे भाषा, तो वो क्या है, सोशल डायलेक्ट कहलाएगी। तो ऐसा है क्या भाई, सामाजिक बोली होती है वो क्या ऐसा है कि कुछ ही ग्रुप के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो बोलेंगे तो ही सोशल डायलेक्ट कहलाएगा? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है कि सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग बोल रहे हैं तो उसे बोलते हैं सोशल डायलेक्ट, तो ये गलत है। ठीक है, तो बी हमारा गलत है, ए हमारा ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, यानी ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस के साथ साथ भी खेलता है एग्जामिनर, तो सारे ऑप्शन पे नजर मारनी होती है। बेशक हमारा ए ऑप्शन सही निकल जाए, लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिबेट, कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे ग्रुप डिबेट में। अ लैंग्वेज टीचर पुट वन कंडीशन, जो भाषा का शिक्षक या शिक्षिका है वो क्या है, बच्चों के सामने कंडीशन रख रहा है कि इन अ ग्रुप 4 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम जूनियर क्लास, यानी 4 बच्चे तो हैं बड़े क्लासेस से होंगे, छोटी क्लासेस से होंगे, एंड 1 स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम सीनियर क्लास, यानी एक बच्चा छोटी क्लास का, सॉरी 4 बच्चे तो छोटी क्लास के होंगे, एक बच्चा क्या है, सीनियर क्लास का होगा। ठीक है, Who can assist juniors whenever required, यानी जो बड़ी क्लास का जो बच्चा होगा वो हेल्प करेगा बच्चों को जहां उन्हें रिक्वायर होगी, जहां उन्हें जरूरत होगी। ठीक है, दिस आइडिया ऑफ ग्रुप फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन, जो ये ग्रुप का फाउंडेशन है, जो ये ग्रुप बनाया जा रहा है, जो ये सपोर्ट किया जा रहा है, बड़ा बच्चा क्या है, छोटे बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये पियाजे पे डिपेंड करता है, पियाजे की थ्योरी पे, या फिर वाइगोत्स्की की थ्योरी, या फिर ब्लूमफील्ड की थ्योरी, या फिर क्रेशन की थ्योरी। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो इसकी बात क्या करते हैं, पियाजे करते हैं कि बच्चों को क्या है, ग्रुप में वर्क करना चाहिए, ग्रुप लर्निंग करनी चाहिए, पीयर ट्यूटोरिंग करनी चाहिए, क्या ग्रुप में वर्क करना चाहिए, पीयर ट्यूटोरिंग करनी चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे क्या है, एक दूसरे के साथ सीखें। ठीक है, डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, असिस्ट करना, यानी जहां जरूरत हो वहां हेल्प करना, तो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चों को क्या है, हेल्प दे रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प करना। ठीक है, इसमें क्या है, बड़ा बच्चा 4 छोटे बच्चों को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा वाइगोत्स्की की थ्योरी में कहा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वाइगोत्स्की इसी चीज पे बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की, ZPD। ठीक है, MKO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, बीइंग अ टीचर व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर इफ एनी स्टूडेंट हैज शोन डिसरप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन। एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे अगर एक बच्चा कुछ भी अलग व्यवहार कर रहा है, यानी डिसरप्टिव बिहेवियर कर रहा है, कुछ भी अटपटा सा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो बताइए आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है येल एट हिम और हर इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप और क्लास, यानी पूरी क्लास के सामने उसे डांट देंगे, फटकार लगाएंगे। बी ऑप्शन है स्पीक टू हिम और हर इन द क्लास, यानी उससे बात करके पूछेंगे भाई ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो, या फिर टॉक विद हिम और हर इन द क्लास, यानी क्लास के सामने उससे बात करेंगे। डी ऑप्शन है लीव हिम हर एंड लुक फॉरवर्ड टू सेल्फ डिसिप्लिन, यानी उसे छोड़ देंगे, अनदेखा कर देंगे कि भाई चलो खुद ही सुधर जाएगा, खुद डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई हमें इग्नोर भी नहीं करना है बच्चे को।
ठीक है, और पूरी क्लास के सामने कहना भी नहीं है और ना ही पूरी क्लास के सामने डांटना भी नहीं है, बच्चे की बेइज्जती हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है कि हम उसे क्या करेंगे, क्लास में एक तरफ बुलाएंगे और आराम से पूछेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण के बारे में 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द रोल ऑफ अ टीचर इज जस्ट लाइक ए फैसिलिटेटर और अ मॉनिटर, यानी टीचर का जो रोल एक फैसिलिटेटर की तरह होता है। ठीक है, रेदर देन सिंपली बीइंग द मॉडल फॉर करेक्ट स्पीच, ना कि एक मतलब करेक्शन करने वाला एक मॉडल की तरह। ठीक है, बी ऑप्शन है लर्नर्स हैव टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज, की बच्चों को क्या है क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, यानी किस अप्रोच पे, इंडिविजुअल अप्रोच पे, कि कुछ ही बच्चे करेंगे या अलग ही इस ग्रुप के बच्चे करेंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही गलत है, एक गलत है एक सही है। तो भाई ए ऑप्शन तो हमारा ठीक है, लेकिन बी हमारा गलत है कि ऐसा करेंगे कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे लर्निंग करेंगे, कि उसी बेस पे क्या है क्लासरूम एक्टिविटीज कराई जाएंगी, उसी बेस पे बच्चे परफॉर्म करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, बी हमारा यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी फॉल्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग, यानी बच्चा क्या है, बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, तो ये किसका सिंबल है। ए ऑप्शन है डिसग्राफिया, बी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, सी ऑप्शन है डिस्कैलकुलिया, डी ऑप्शन है डिसलेक्सिया। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि पढ़ने में दिक्कत है तो क्या लिखते, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर या कैलकुलेशन डिसऑर्डर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होना, मैथ की कैलकुलेशंस ना कर पाना। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया होता है बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाना, यानी जैसे कि बटन बंद नहीं कर सकता, पेन को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है कि बच्चे को लिखने में दिक्कत है, वो लिख नहीं पा रहा है, घसीट पसीट के ऐसे कुछ कुछ लिख रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस, टीचर क्या है बच्चों को इनकम्प्लीट सेंटेंस की कोई स्ट्रिप्स दे रही है, मतलब आधे आधे सेंटेंस दे रही है, आधे अधूरे। दे हैव टू ज्वाइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ, बच्चों को क्या करना है, जो इनकम्प्लीट यानी अधूरा जो वाक्य है उसे जो पूरा वाक्य है उससे जोड़ना है, यानी करेक्ट से मिलाना है, जो सही वाक्य है उससे मैच करना है। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास, यानी टीचर क्या कर रहा है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस है ही इज अ गुड बॉय, तो टीचर क्या कर रही है, ही लिख दिया, गुड लिखा, बॉय लिखा, इज लिखा, तो ऐसे कर रही है टीचर, और करेक्ट करके बताना है इसे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट भी और इनकरेक्ट भी है, यानी इनकम्प्लीट सी एक स्ट्रिप है ये। तो टीचर क्या कराना चाह रही है इस गतिविधि के द्वारा। ए ऑप्शन है टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मेशन, जिसने इंग्लिश की क्लास देखी होंगी वो तो बता देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, जब हमने टॉपिक वाइज थ्योरी की थी तब भी आया था ना। बी ऑप्शन है टू लर्न टू कंपोज राइट अप्स, सी ऑप्शन है टू फोकस ऑन पंक्चुएशन, डी ऑप्शन है टू एनेबल लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर स्पीच। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखी है तो इंग्लिश की मैराथन देख लीजिए, वहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे क्या है उनकी स्पीच इंप्रूव कराने पे लगी है टीचर, तो ये बात तो गलत है भाई, इससे क्या इंप्रूव होगा। टीचर क्या कर रही है यहाँ पे कि बच्चों को आधा अधूरा सेंटेंस दे रही है और इसे पूरा करने के लिए कह रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लगाना कहलाता है सिंटेक्स फॉर्मेशन। क्या कहलाता है, सिंटेक्स फॉर्मेशन। तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों को वाक्य विन्यास सिखा रही है, सिंटेक्स फॉर्मेशन सिखा रही है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी ह्यूमन बींग्स क्या है, जन्मजात ही भाषा को सीख लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, जन्मजात भाषा को एक्वायर करना, अर्जित करना, वाइगोत्स्की का, चॉम्स्की का, या पियाजे का, या फिर ब्रूनर का। तो ये तो सभी को बताया है ना। तो ये है चॉम्स्की जी का, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की, ठीक है, यानी भाषा की क्षमता के साथ ही हम पैदा होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 50 क्वेश्चन रखे हैं आज हमने, ठीक है, तो अपना स्कोर बता के जाइएगा, वैसे तो कोई बताएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक, इनमें से कौन सा एक सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट नहीं है, समाजीवादी का, समाजवादी का, ठीक है, समाजी भाषावाद, समाज भाषावाद। ए ऑप्शन है, ए है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड और पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज चेंज। ठीक बात है कि सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर, उनका क्या इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज पे, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन, द स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स सर्टेन स्पीच कैरेक्टरिस्टिक, ये बात भी ठीक है कि बच्चों की स्पीच का पता चलता है। द स्टडी ऑफ द साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज। डी ऑप्शन है द जनरल परसेप्शन ऑफ अ डायलेक्ट विद इन अ सोसाइटी, कि क्या है, बोली भी होती है, एक जनरल बोली होती है जो सोसाइटी के अंदर होती है, तो वो भी सोशल लिंग्विस्टिक का ही पार्ट है। बोली हो, भाषा हो, स्पीच हो, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज चेंज पे, तो ये भी सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर आते हैं। लेकिन साउंड की बात सोशल लिंग्विस्टिक में नहीं होती, ठीक है, कि ध्वनि जो बोली जाती है, जो आवाज की ध्वनि होती है, उसका कोई लेना देना है नहीं इससे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है भाई, साउंड का कोई लेना देना नहीं है सोशियो लिंग्विस्टिक से, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स, कौन सी एक भाषाई कौशल के लिए अच्छी एक्टिविटी है। रिसाइटिंग पोयम, कि पोयम रिसाइट कराएं, पोयम बुलवाएं, पोयम को रिसाइट ही कराना चाहिए, ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास, यानी क्लास में क्या है, रोल प्ले करवाएं, एक्टिविटी कराएं, या फिर डिबेट कंपटीशन कराएं, या फिर स्पीच कंपटीशन कराएं। तो कौन सी एक भाषा कौशल के लिए अच्छी गतिविधि है, कि स्पीच कंपटीशन कराना, तो ये तो कोई अच्छी गतिविधि नहीं है। ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, ये भी ठीक नहीं है। रिसाइट पोएम ठीक हो सकता था, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है रोल प्ले, जहां बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई रोल प्ले में तो बच्चे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे ना, तो ये ऑप्शन हमारा ज्यादा बेस्ट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि बच्चों को क्या है, रोल प्ले कराएं, ड्रामा कराएं, कुछ भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है। भाई क्रिएटिव राइटिंग वो होती है जिसमें हम अपने आइडियाज को फ्रीली प्रेजेंट कर सकें, बिल्कुल यूनिक लिख सकें, कुछ भी हमारे बाउंडेशन ना हो, कोई भी प्रेशर ना हो, ठीक है, और ना ही वर्ड्स लिमिट हो, कोई भी लिमिटेशन ना हो, ठीक है। ए ऑप्शन है फॉर्मल राइटिंग, बी ऑप्शन है नॉन फॉर्मल राइटिंग, सी है रिपोर्ट राइटिंग, और डी है एसे राइटिंग, ठीक है। फॉर्मल राइटिंग यानी जिसमें लिमिटेड वर्ड हो, बिल्कुल सटीक लिखना हो, एक तरह से ऑथेंटिक लिखना हो, तो होता है फॉर्मल राइटिंग। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा कि नॉन फॉर्मल राइटिंग होती है जिसमें हम कुछ भी क्रिएटिव लिख सकें, यूनिक लिख सकें। जैसे कि हमें किसी को लेटर देना है तो हम क्या लिखेंगे, उसमें कुछ भी यूनिक लिखेंगे, अपने प्लेजर के लिए, खुशी के लिए कोई भी अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, है ना। बाकी रिपोर्ट राइटिंग किसी भी टॉपिक पे लिखना, एसे राइटिंग ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे अच्छा होगा कि नॉन फॉर्मल राइटिंग जो है उसके अंदर हम कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8वीं अनुसूची में संविधान की कौन सी भाषा है। तो ये तो याद करने वाला ही क्वेश्चन है।
अवधी है, नागपुरी है, बोडो है, राजस्थानी है। तो बताइए, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर बोडो आती है, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये याद करके जाना, अगली बार क्या पता कोई और पूछ ले, ठीक है। तो 22 भाषाएं हैं शायद, उन्हें सारी को याद करके जाना, अगली बार क्या पता कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज। कौन सा एक अच्छा मेथड है ग्रामर पढ़ाने के लिए? लेक्चर मेथड, भाई इससे गंदा मेथड तो कोई है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है बिल्कुल, ठीक है। इंडक्टिव मेथड, या फिर डायरेक्ट मेथड, या फिर कम्युनिकेशन मेथड। तो सबसे अच्छा जो मेथड होता है कि बच्चे को क्या है, यूज कराएं पहले, फिर फॉर्म्स की तरफ जाएं। तो ग्रामर तो हमें ऐसे ही पढ़ानी चाहिए कि बच्चे को संदर्भ में पढ़ाएं, बच्चे को यूज कराएं, ज्यादा ज्यादा मीनिंग टू फॉर्म लेके जाएं, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इंडक्टिव मेथड में होता है कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल दें, फिर उसके बाद रूल पे लेके जाएं, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स, यानी ग्रामर को संदर्भ में पढ़ाना है, इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, यानी मीनिंग से फॉर्म की तरफ जाएं, यानी पहले यूज कराएं फिर उसके रूल्स पे जाएं। या फिर फॉर्म टू मीनिंग, यानी पहले रूल्स पढ़ाएं फिर मीनिंग पे जाएं। या फिर सी ऑप्शन है लर्निंग थ्रू ड्रिल्स, या फिर प्रैक्टिस करा के पढ़ाएं। या फिर लर्निंग ग्रामर एज कंटेंट, की बुक में से पढ़ा दे। कंटेंट होता है जैसे कि कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह लेके उसमें से पढ़ा देना, ठीक है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ग्रामर को संदर्भ में पढ़ाने से मतलब है कि मीनिंग टू फॉर्म जाएं, यानी बच्चे को पहले अर्थ बताएं, पहले यूज बताएं कि ऐसे ऐसे यूज करते हैं, फिर उसके फॉर्म पे जाएं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांस लैंग्वेजिंग, ए ऑप्शन है ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है भाषा अनुवाद, ठीक है, भाषा का अनुवाद। ए ऑप्शन है रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज, कि जो पुराने जमाने के नहीं ट्रेडिशनली जो लैंग्वेज है उसे क्या है पुनर्बलन दें, रिपीटेशन करें। या फिर जो ट्रेडिशनली कल्चरली लैंग्वेज है उसकी क्या है, उसकी जो बाउंड्रीज है उन्हें चैलेंज करें, ठीक है। यानी चैलेंज का मतलब है उन्हें बदलने की कोशिश करें, यानी अनुवाद करें। व्यू सिस्टम्स डिफरेंट लैंग्वेजेस सेपरेट, सिस्टम को ऐसे देखें जैसे लैंग्वेज सेपरेट यूज हो रही हो। इज अ न्यू टर्म फॉर बाइलिंगुअलिज्म, कि बाइलिंगुअलिज्म के लिए एक नया वर्ड है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है अनुवाद करना। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन अच्छा होगा कि हम क्या करें, चैलेंज करें ट्रेडिशनली कल्चर को, यानी जो पहले वाली भाषा है उसे, उसकी बाउंड्रीज को चैलेंज करें, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चैलेंजेस द ट्रेडिशनली कल्चरली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज, लैंग्वेज एजुकेशन में क्रिएटिविटी क्या है? क्लासरूम एक्टिविटी दैट इज नोवल एंड ओपन एंडेड, यानी क्लासरूम की जो गतिविधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, नोवल होनी चाहिए, कुछ नया हो उनमें, कुछ यूनिक हो। ओपन एंडेड हो यानी खुला मुक्त अंत हो, बिल्कुल कोई बाउंडेशन ही ना हो, बच्चे क्या है डाइवर्जेंट सोच सके, अच्छी थिंकिंग रख सके, ठीक है, कुछ यूनिक कर सके। बी ऑप्शन है ब्रिंगिंग टुगेदर अनरिलेटेड एलिमेंट्स टू बिगिन समथिंग न्यू, यानी कुछ अनरिलेटेड से एलिमेंट एक साथ लाके कुछ नया करने की कोशिश करा जाए तो क्रिएटिविटी होगी क्लास में। या फिर सी ऑप्शन है क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी क्लास में एक्टिविटी करवाएं लेकिन कुछ नया मेथड यूज करें। डी ऑप्शन है क्लासरूम मटेरियल यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, क्लास में क्या है कम्युनिकेटिव टीचिंग यूज करें। तो बताइए क्या क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा? क्रिएटिविटी का क्या मतलब है लैंग्वेज एजुकेशन में? भाई क्रिएटिविटी का मतलब यही तो है कि कुछ नया करें, बच्चे कुछ अलग सोचें, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएं, ओपन एंडेड थिंकिंग लगाएं, कुछ भी नया सोचें, मुक्त सोचें, बिल्कुल खुला सोचें, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है।
हमें क्या है, पॉजिटिव ऑप्शंस की तरफ जाना होता है। वैसे भी इसमें कितने पॉजिटिव वर्ड हैं, नोवेल हो गया, ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। आई हैव अ स्टूडेंट सादाफ, यानी टीचर क्या कह रही है कि मेरी क्लास में एक बच्चा है, एक सादाफ नाम का। सी पिक्स अप वर्ड्स लाइक वेल एंड हुम, यानी जैसे हम बोलते हैं यानी ये वर्ड यूज करता है वेल एंड एंड वांट्स टू नो अबाउट देम, यानी जानना चाहता है उनके बारे में, ठीक है। आई कांट फाइंड द एक्सप्लेनेशन इन द कोर्स बुक, बच्चा कह रहा है कि मैं कोर्स बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं मिली नहीं मुझे, मतलब व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है कॉल अ फ्रेंड हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश, यानी जो मेरा फ्रेंड है, अब टीचर कह रही है कि जो मेरा फ्रेंड है उसके पास फोन करूं, उसे अच्छी इंग्लिश आती है तो उससे पूछ लूं। या फिर फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज, या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखूं जो ऑथेंटिक लैंग्वेज जो यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, यानी यूजेज होते हैं जो इंग्लिश के, उन्हें देखूं। या फिर कंसल्ट अ ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड सच यूजेज, कि ग्रामर की टेक्स्ट बुक देखूं कि ये बच्चा कैसे यूज कर रहा है, टेक्स्ट बुक से उठाए क्या इसने वर्ड, या फिर मुझे डिक्शनरी के नजदीक जाना चाहिए, डिक्शनरी को रेफर करना चाहिए, ठीक है। टीचर क्या है, एक बच्चे ने आके कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा बोल रहा है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज में यूज करने चाहिए, देखने चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ ग्रामर लेसन, कौन सा एक गलत है ग्रामर के लेसन में। ए ऑप्शन है स्टूडेंट रीड और लिसन टू द टेक्स्ट दैट कंटेन टारगेट वर्ड और फॉर्म इन इट, बच्चे क्या है पढ़ रहे हैं टेक्स्ट को, उसमें टारगेट वर्ड है, ठीक है, सही ग्रामर का लेसन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, कि बच्चे क्या है पढ़ रहे हैं कुछ भी, कोई भी टेक्स्ट, उसके अंदर टारगेट वर्ड भी है, उसकी फॉर्म भी है, ठीक है। बी ऑप्शन है स्टूडेंट हाईलाइट द टारगेट वर्ड फ्रेज इन द टेक्स्ट, कि बच्चों ने क्या है जो टारगेट वर्ड है उन्हें हाईलाइट किया है फ्रेज को टेक्स्ट के अंदर। सी ऑप्शन है टीचर प्रोवाइड कंट्रोल्ड एंड फ्री प्रोएक्टिव टू द ग्रामर पॉइंट, टीचर ने क्या है उन्हें कुछ प्रोवाइड किया है, फ्री प्रोएक्टिव एंड ग्रामर पॉइंट्स दिए हैं कुछ। डी ऑप्शन है लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रीडिंग टेक्स्ट मीन्स दैट यू शुड ड्रिल इट, यानी लैंग्वेज जो प्रेजेंट की गई है रीडिंग टेक्स्ट में, उसका मतलब है कि तुम लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। भाई देखो यही वर्ड इन्होंने गलत दे दिया, इसी से ही ऑप्शन गलत हो गया, यानी नोट जो पूछा है इसी से ही ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, डी ऑप्शन की तरफ हम चले गए, ठीक है। बाकी सारे ग्रामर लेसन के लिए ठीक है, ठीक है, एक हमें गलत बताना था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन यानी भाषा शिक्षण से कौन सा एक कंसेप्ट नहीं है, बताइए। प्रिंट रिच एनवायरमेंट यानी बिल्कुल समृद्ध वातावरण हो, एकोस्टिक्स या फिर फोनिक्स, फोनिक्स यानी साउंड से रिलेटेड, डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसऑर्डर। तो भाई ये सारे ही वर्ड्स हमने सुने हैं, ये वाला भी सुना है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चे को, फोनिक्स के बारे में भी हमने सुना है, डिसलेक्सिया भी हमने सुना है, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं सारे ही लैंग्वेज एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन एकोस्टिक नहीं सुना है हमने, है ना, क्योंकि एकोस्टिक इंग्लिश का वर्ड है नहीं। एकोस्टिक क्या होता है, ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर ये वेव्स वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह ये आते हैं, ठीक है, तो ये क्या है फिजिक्स के अंदर आता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप पीसफुल्ली, यानी कलरलेस रंग रहित जो विचार हैं वो क्या है आराम से सो रहे हैं पीसफुल्ली। इज अ सेंटेंस कंपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की, यानी नोम चॉम्स्की की एक बुक में ये सेंटेंस दिया गया है। दिस एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस दैट इज, ये एग्जाम्पल क्या है बताइए। ग्रामेटिकली करेक्ट है बट विम्सिकल। बी ऑप्शन है ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड है बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज, हाँ कुछ इनएक्यूरेट सा लग रहा है ना, वैसे ग्रामेटिकली तो ठीक है।
करेक्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड यूज बट फोनोलॉजिकली इनएक्यूरेट, यानी साउंड इसकी कुछ गलत आ रही है, तो साउंड से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। करेक्ट इन टर्म्स ग्रामेटिकली बट इनकरेक्ट लॉजिकली, तो तर्क तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है। ये मतलब देखो, अगर हमें ऑप्शंस के नजदीक जाना है और क्वेश्चन हमें अटपटा लग रहा है तो क्या करना है, हमें अपनी सूझबूझ लगानी है। ठीक है, क्या करना है, करेक्ट इन टर्म्स ग्रामेटिकली, यानी ग्रामेटिकली तो चलो ठीक लग रहा है, लेकिन इनकरेक्ट लॉजिकली, भाई लॉजिक की बात कहाँ से आ गई इंग्लिश में, है ना। करेक्ट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स बट फोनोलॉजिकली, यानी साउंड इसकी ठीक नहीं है, तो साउंड की बात भी कहाँ गई सेंटेंस में, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड है बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज, यानी मीनिंग नहीं निकल रहा कुछ भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचर लैंग्वेज, यानी जो भाषा की शिक्षिका या शिक्षक है उसके बारे में एक सही एग्जाम्पल क्या है। ए ऑप्शन है देन टुगेदर टॉकिंग मैनी वर्ड्स हैप्पी क्लास, द आइडियाज एक्सपोज्ड बाय अ ग्रुप। अच्छा, इसमें से क्या है, कौन सा एक एग्जाम्पल ठीक है, ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा था, कौन सा एक एग्जाम्पल ठीक है, मतलब एक तरह से लैंग्वेज वाइज अगर देखे जाए ऑथेंटिक, यानी ग्रामेटिकली कह सकते हैं, या फिर एक ऑथेंटिक। देन टुगेदर टॉकिंग मैनी वर्ड्स, तो कितना अटपटा सा एग्जाम्पल लग रहा है कि देन टुगेदर, पहले टुगेदर थे, टॉकिंग मैनी वर्ड्स। बी ऑप्शन आइडियाज एक्सपोज्ड बाय ग्रुप, आई आर माइंड ब्लोइंग, ये क्या सेंटेंस है, आई आर माइंड ब्लोइंग, है ना, गलत लग रहा है ना। स्टॉप टेकिंग और एल्स यू विल रिग्रेट इट लेटर एंड नॉट टेकिंग इज गुड फॉर यू, तो ये भी गलत सही लग रहा है। डी ऑप्शन है प्लीज सिट इन पेयर्स एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन टू यू, तो टीचर क्या है, सही लैंग्वेज इसी ऑप्शन में यूज कर रहा है कि क्या है, सभी बच्चे पेयर में बैठ जाएं और एक पैराग्राफ लिखें जो पिक्चर तुम्हें दी गई है। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है, निकल रहा है भाई, इनका सेंस कहीं निकल रहा है, पढ़ के देखो कितना अटपटा खुद ही लग रहा है। देन टुगेदर टॉकिंग मैनी वर्ड्स, आइडियाज एक्सपोज्ड बाय ग्रुप, आई आर माइंड ब्लोइंग, आई आर माइंड ब्लोइंग क्या होता है स्टॉप टॉकिंग और एल्स यू विल रिग्रेट, चलो इतना सा सेंटेंस तो ठीक है, रिग्रेटेड लेटर एंड नॉट टेकिंग इज गुड फॉर यू, तो ये भी गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अटपटे हैं, कहीं से भी ग्रामेटिकली किसी भी तरीके से ठीक नहीं लग रहे हैं, बीमार से लग रहे हैं, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है कि सभी लोग पेयर में बैठ जाएं और एक पैराग्राफ लिखें जो तुम्हें पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, अ टीचर collects the errors of learners of her class and discuss them with her learner। A teacher collect the error, टीचर क्या कर रही है, एरर्स कलेक्ट कर रही है, बच्चों की जो त्रुटियां हैं उन्हें क्लास में कलेक्ट कर रही है और फिर क्या है, डिस्कस कर रही है। ठीक है, डिस्कस कर रही है लर्नर्स के साथ। ऐसा कब कर रही है, वीक में 2 बार, वंस इन अ 2 वीक, सॉरी 2 वीक में 1 बार कर रही है। ठीक है, व्हाट इज दिस नोन एज, तो ये क्या कहलाता है, एरर करेक्शन कर रही है वो, भाई एरर करेक्शन तो वो कर ही रही है, क्वेश्चन ही ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन कर क्या रही है वो क्या कर रही है, फीडबैक दे रही है या फिर ग्रामर टीचिंग कर रही है या फिर रिमेडियल टीचिंग दे रही है। भाई रिमेडियल टीचिंग देके तो वो ठीक कर रही है, वो क्या कर रही है, वो फीडबैक दे रही है टाइम टू टाइम बच्चों को, क्या है, रिमेडियल टीचिंग देके फीडबैक दे रही है बच्चों को, ठीक कर रही है उनके एरर्स को। ठीक है, तो क्या कर रही है टीचर, फीडबैक दे रही है कि भाई यहाँ पे ये गलती हो गई है, चलो इसे ठीक करते हैं या दोबारा बताती हूँ, तो क्या है 2 वीक में 1 बार ऐसा कर रही है, तो टीचर क्या है, फीडबैक दे रही है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जित जो होती है वो क्या है, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट है। भाई डेलिब्रेट तो है नहीं क्योंकि हमें इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, जो एक्विजिशन है वो हमें ऐसे ही आ जाती है, कोई भी उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, नेचुरली आ जाती है। ठीक है, नेचुरल एंड डेलिब्रेट, फिर डेलिब्रेट हो गई, नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, ये ठीक है कि क्या है, नेचुरली आ जाती है और सबकॉन्शियस आ जाती है, कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, किसी स्कूल ज्वाइन नहीं करना पड़ता, लैंग्वेज एक्विजिशन हमें ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ये भी गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है यानी भाषा जो अर्जित हम करते हैं वो हमें नेचुरली आ जाती है और सबकॉन्शियस तरीके से ही आ जाती है, यानी कोई भी एफर्ट्स उस पर नहीं लगाने पड़ते।
ठीक है भाई, हम अपने घर की भाषा जो मम्मी पापा से सीख रहे हैं उसमें कोई हम मेहनत करेंगे है? ठीक है, सही है ना सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, यानी इंडिया में क्या स्तर है इंग्लिश लैंग्वेज का, बताइए। ये मैंने कितनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। ए ऑप्शन है, बता देंगे कुछ बच्चे तो, इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर यानी 8वीं अनुसूची में है ये, या फिर बी ऑप्शन है इट इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन, सी ऑप्शन है इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, या फिर इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भारत में जो इंग्लिश का दर्जा है वो क्या है, ये एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैसी है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब बताना है। ये हमने पढ़ा था स्टेफन क्रेशन की जब थ्योरी पढ़ी थी, मैराथन में भी पढ़ा था और वैसे भी जब हमने टॉपिक वाइज किया था। ए ऑप्शन है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ द लर्नर्स, यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि बच्चे का लेवल थोड़ा सा अबव करना। बी ऑप्शन है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। सी ऑप्शन है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ द लर्नर, कि बच्चे का लेवल जो है, लर्नर का लेवल जो है बिलो हो जाए। अ टीचर डेवलप्ड स्टोरी विद हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर्स ग्रामर, टीचर क्या है, कोई भी स्टोरी समझा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि बच्चे का जो स्तर है उसे थोड़ा सा अप करना, उसे थोड़ा सा बढ़ाना, उसका लेवल थोड़ा सा अप करना, अबोव करना, बियॉन्ड करना, एक कदम आगे ले जाना। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, अ लर्नर सेंटर्ड क्लास, यानी लर्नर सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होना चाहिए। हेल्प टीचर्स मेक डिसीजन इन क्लास एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट, यानी टीचर ही डिसीजन ले और टीचर के अकॉर्डिंग ही चले, तो ऐसा होता है लर्नर सेंटर्ड। बी ऑप्शन है कंसिडर्स लर्निंग टू बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, कि जो सिखा रहा है वो टीचर की जिम्मेदारी है, बस बच्चे कुछ नहीं करेंगे, सुस्त होकर सुनेंगे। सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट इग्नोरिंग द मेजोरिटी ऑफ द क्लास, ये कुछ ही स्मॉल ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम होशियार हो, आ जाओ इधर, है ना, बाकियों को इग्नोर कर रहा है, तो ये भी भाई लर्नर सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ। डी ऑप्शन टेक्स इनटू कंसिडरेशन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यानी बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है और बच्चों के जो अनुभव है उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है, उन्हीं को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। तो भाई ये तो चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, जहाँ बच्चे को इज्जत मिल रही है, उसके अनुभव को भी इज्जत मिल रही है, जो पहले से वो ज्ञान लेकर आया उसे भी भाव मिल रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इंक्लूजन इन लैंग्वेज एजुकेशन, यानी भाषा की शिक्षा में क्या है, इंक्लूजन का क्या मतलब है, यानी समावेशन का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है इट इंक्लूड्स प्रैक्टिकल्स स्ट्रेटेजीज एडेप्टेड बाय अ टीचर टू सूट लर्नर्स नीड्स, यानी टीचर के द्वारा टीचर के अकॉर्डिंग हो स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिकल्स जो बच्चों पे सूट करती हो। तो इंक्लूजन में क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के सारे एस्पेक्ट ऑफ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, कंस्ट्रक्टिंग स्कूल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिटीज अच्छा होना चाहिए, यानी ये तो बाहरी संरचना की बात कर रहे हैं सारी। ठीक है, सी ऑप्शन है इट रेफर्स टू इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मेथड्स इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, यानी क्या है, कोई भी नया मेथड यूज करना ट्रेडिशनल मेथड में, यानी पुराने टाइम से जो मेथड चलते आ रहे थे कोई भी नया मेथड यूज कर लेना, तो ये तो इंक्लूजन नहीं हुआ। डी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफॉर्म्ड व्यू ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इनकॉर्पोरेटिंग अ सोशल और इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी कैसे ट्रांसफॉर्म करना लैंग्वेज एजुकेशन को सोशली यानी सामाजिक और इंटरेक्टिव, ठीक है, इस तरह का दृष्टिकोण रखना।
तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, यानी भाषा शिक्षण से कौन सा एक कंसेप्ट नहीं है, बताइए। ए ऑप्शन है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, तो ये भी हमने क्रिश्चियन की थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, हाइपोथेसिस सारे पढ़े थे, 5 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ये भी ठीक है पढ़ा था। ब्रेन लेसन एंड कंट्रोल, या फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज एजुकेशन में पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट भी हमने देखा है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस भी देखा है, लेकिन ब्रेन लेसन के बारे में हमने नहीं पढ़ा कहीं भी। भाई ब्रेन लेसन कंट्रोल के बारे में तो बायो वगैरह में पढ़ते हैं, है ना, लैंग्वेज एजुकेशन में तो पढ़ते नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, गलत पूछा है यानी नोट पूछा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 34। एनईपी 2020 रिकॉग्नाइजिंग, क्या रिकॉग्नाइज करती है? ए मल्टीलिंग्वलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज एज असेंशियल फॉर लर्निंग इन स्कूल, यानी मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है, एक शक्ति की तरह यूज होना चाहिए, एक पावर की तरह यूज होना चाहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज है, ठीक है, और जरूरी भी है स्कूल के लिए। बी ऑप्शन है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, यानी इंग्लिश क्या है, माध्यम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने का प्राइमरी में, यानी बच्चों की स्टार्टिंग इंग्लिश से करें, इंग्लिश मीडियम से करें। ठीक है, जिससे कि वो अपवर्ड ऊपर तक जा सके, है ना। सी ऑप्शन है ऑल लैंग्वेजेस लर्निंग नीड्स टू बी इन मदर टंग ओनली, सिर्फ मदर टंग में ही यूज करें सारी लैंग्वेजेस, सारी चीजें। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड लर्न मैनी लैंग्वेजेस एज पर देयर चॉइस, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज हो, कि बच्चा कहे तो हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। एनईपी कहती है कि क्लास में क्या है, मल्टीलिंग्वलिज्म होने चाहिए, क्योंकि मल्टीलिंग्वलिज्म क्या है, एक पावर की तरह काम करती है, एक संसाधन की तरह, एक शक्ति की तरह काम करती है, जो कि जरूरी है स्कूल के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे बच्चे का कॉग्निशन भी डेवलप होता है, इमेजिनेशन, बच्चा जब ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखेगा तो उसका संज्ञान भी बढ़ेगा, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फाइनली मोरेवर इन एडिशन टू एंड बिसाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह के एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल हैं? कोहेसिव डिवाइस के। कोहेसिव डिवाइस यानी एक सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ड ऐसा आ रहा हो जो पूरे सेंटेंस को जोड़ रहा हो। कोहेशन यानी संयुक्त, सिर्फ कोहेशन यानी सिर्फ जोड़ना। कोहेशन डिवाइस होता है यानी पूरा एक सेंटेंस हो, पूरा एक स्ट्रक्चर हो, उसे जोड़ रहा हो कोई भी वर्ड, जैसे कि एंड लगा देना, बिसाइड, फाइनली। ठीक है, को वोकेबलरी, तो ये तो कुछ बात नहीं हुई। ग्रामर एरियाज, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो फाइनली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। पूरा एक सेंटेंस आ रहा है, बीच में मोरेवर, बिकॉज, बिसाइड, एंड, और ये इस तरह के जो वर्ड आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं कोहेसिव डिवाइस। क्या बोलते हैं? कोहेसिव डिवाइस। ठीक है, ये हमने लास्ट वाली 7th क्लास जो की थी इंग्लिश की, शायद 6th और 7th, उसमें हमने सारे करे थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, कौन सा एक असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है? असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। ठीक है, यानी जो क्लास के दौरान होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है ना, ड्यूरिंग द क्लास होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन इसमें होगा। एनुअल एग्जामिनेशन, तो एनुअल एग्जामिनेशन तो क्या होता है? सम्मेटिव असेसमेंट होता है। क्या होता है? सम्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम, ये भी इसी के अंदर आएंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भी हमारा कोई डेली तो होता नहीं है भाई, 6 महीने का, 4 महीने का, इस तरह का ही होता है। वीकली असाइनमेंट होता है कि हर वीक हमारा असाइनमेंट हो रहा है, या हर वीक हमारा कोई भी वो हो रहा है इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ भी क्राइटेरिया रखा जा रहा है, तो वीक में एक बार हो रहा है, वीक में एक बार देखा जा रहा है कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है
है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा, यानी इसका एक एग्जाम्पल जो है ये है वीकली असाइनमेंट। ठीक है, अगर वीकली से पहले यहाँ कुछ भी डेली होता, डेली असाइनमेंट या कुछ भी डेली बेसिस पे होता, तो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे लिए वो होता। ठीक है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, जो ज़्यादा नज़दीक का हो। भाई अगर कल ही टेस्ट हो रहा है और 1 महीने बाद हो रहा है तो कल वाला अच्छा है ना, कि साथ के साथ पता चल रहा है कि आज जो पढ़ा कल टेस्ट हो गया, या फिर कल पूछ लिया मैडम ने, क्वेश्चन पुट आउट कर लिए, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, ब्लेंडेड लर्निंग इज, क्या होता है ब्लेंडेड लर्निंग? अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, दोनों को मिला देंगे तो ब्लेंडिंग लर्निंग होगी। तो ऐसा है क्या? यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एप्स यानी जो फोन वाले ऐप होते हैं, फॉर लैंग्वेज टीचिंग, यानी 2 ऐप मिला के ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगी। सी ऑप्शन है लर्निंग 2 लैंग्वेजेस इन द सेम क्लास, यानी एक क्लास में 2 भाषा सीख रहे हैं, तो वो तो बाइलिंगुअलिज्म हो गया, है ना। डी ऑप्शन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ट्रेडिशनल यानी पुराने वाला जो तरीका है पढ़ने का, और वेब बेस्ड जो हम ऑनलाइन जैसे कि आप पढ़ रहे हैं ये वाला तरीका, देखो आपने यहाँ पे पढ़ा, फिर अपनी क्लास में या फिर कॉलेज वगैरह में पढ़ा, यानी जो पुराना तरीका है लेक्चर, कॉलेज में टीचर आया बीएड का पढ़ा दिया कुछ भी, ठीक है, लेकिन तब भी क्या है, कोई भी टॉपिक समझना है तुरंत यूट्यूब पे तो जाते हैं हम, है ना। तो ये क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग, यहाँ हमारी लर्निंग क्या है, ब्लेंड हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी ऑनलाइन को ऑफलाइन के साथ जोड़ देना एक तरह से। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत जल्दी हम बीएड का भी स्टार्ट करने वाले हैं, सारा कुछ मैं बीएड का सारा सिलेबस कराऊंगी, बीएड का भी जितना भी, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, लैंग्वेज अवेयरनेस यानी भाषा के बारे में जो जागरूकता होती है, हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेज, यानी अगर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा आएंगी या फिर अवेयर होगा वो भाषाओं के बारे में, तो उसका क्या है, संज्ञानात्मक विकास भी होगा, यानी कुछ ना कुछ फायदा होगा भाई, मेंटली भी। इज अ डिसएडवांटेज, यानी उसके नुकसान ही होंगे। इज नोइंग द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, की ग्रामर की लैंग्वेज जान जाएगा वो। इज अ प्रेस्क्रिप्टिव कंसेप्ट, की कंसेप्ट बन जाएगा कोई भी, ठीक है, लिखा हुआ स्क्रिप्ट एक तरह से। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। लैंग्वेज अवेयरनेस का मतलब है बच्चा अगर भाषा के बारे में जागरूक है तो क्या है, ये उसके कॉग्निटिव एडवांटेज है। क्या है, कॉग्निटिव एडवांटेज है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 39, इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस proposes that linguistic input that is the current stage of a linguistic competence is ideal for maximizing learning outcomes, यानी जो बच्चे की करंट स्टेज है उस पे से वहां लेके जाना जितना बच्चा मैक्सिमम आउटकम ले सकता है, जितना गेन कर सकता है, यानी लेवल उसका जितना बढ़ सकता है, जितना उसका पोटेंशियल बढ़ सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन है 1 स्टेप बिहाइंड, यानी एक स्टेप पीछे। 1 स्टेप बियॉन्ड, यानी एक स्टेप आगे। वे अहेड, यानी एक रास्ते से जा रहे हैं, या फिर पैरेलली जाना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो बच्चे का जो करंट इनपुट हाइपोथेसिस या कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब होता है कि बच्चे का जो करंट स्टेज है उससे एक स्टेप आगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा अप या फिर बियॉन्ड। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा, 1 स्टेप बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज, यानी बहुभाषिता क्या है, मदर टंग बेस्ड है। तो मतलब है ए ऑप्शन है एवरी लर्नर बिगिन हर स्कूलिंग, यानी क्लास में क्या है, मदर टंग यूज हो रही है, बहुभाषिता है, मदर टंग बेस्ड क्लास है। तो क्या करना चाहिए, हर एक बच्चे को अपनी स्कूलिंग जो है मदर टंग में स्टार्ट करनी चाहिए। एंड मूव ऑन टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम इन स्कूल, यानी फिर उसके बाद स्विच कर देना चाहिए इंग्लिश मीडियम की तरफ। या फिर बी ऑप्शन है ऑल स्कूल टीचर टीच थ्रू द मीडियम ऑफ द मदर टंग और होम लैंग्वेज, यानी सभी टीचर्स को क्या है, सिर्फ मदर टंग में ही या फिर होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। सी ऑप्शन है एवरी लर्नर बिगिन हर स्कूलिंग इन हर मदर टंग या फिर होम लैंग्वेज एंड मूव्स ऑन टू ऐड मैनी मोर लैंग्वेज इन स्कूल, कि बच्चे को क्या है, अपनी स्कूलिंग जो है प्राइमरी है, प्राइमरी क्लासेस जो है जो अपनी स्टार्टिंग है वो तो मदर टंग में करनी चाहिए,
यानी अपनी जो घर की भाषा है उसमें करना चाहिए, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा भाषा जितनी हो सके यूज़ करे, ऐड कर सकता है उसमें। तो बात तो ठीक है। ऑल स्कूल टीच थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश टू द डिमांड ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की डिमांड पे क्या है कि परिवार वाले आके कह रहे हैं मम्मी पापा कि हमारे बच्चे को तो इंग्लिश ही पढ़ाओ, तो उनकी माने तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई ये तो गलत है, सरासर गलत है कि पेरेंट्स आके कह रहे हैं, उनकी डिमांड है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाओ। तो ये तो मतलब नहीं होता मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंग्वलिज्म का, यानी बहुभाषिता भी हो और मदर टंग भी हो। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा सी, कि क्या है बच्चे की स्कूलिंग जो स्टार्ट तो करें मदर टंग में, फिर उसके बाद ऐड ऑन करते चले जाएं कोई भी दूसरी तीसरी भाषा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग किससे करें, मदर टंग से, जिससे कि बच्चा अच्छे से ग्रैब कर सके, सीख सके, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल, यानी राइटिंग स्किल का कौन सा एक हाईएस्ट लेवल है। करेक्ट स्पेलिंग की स्पेलिंग ठीक करना, या फिर डायग्राफ राइटिंग, या फिर आर्टिकल राइटिंग, या फिर यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड इन सेंटेंस। तो बताइए कौन सा एक इसमें से ठीक लग रहा है। तो भाई आर्टिकल राइटिंग ही क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है, या आर्टिकल राइटिंग, एडवांस राइटिंग लिख सकते हैं हम, जहां भी इस तरह के वर्ड दिखे। एडवांस, टी गलत लगा दिया, एडवांस राइटिंग, या फिर पैराग्राफ राइटिंग, क्या है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाईएस्ट लेवल होते हैं राइटिंग स्किल के, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 42, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, यानी भाषा के शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते, यू वुड लाइक टू एडोप्ट विच फॉर्म ऑफ द कंटेंट, कि आप किस तरह का कंटेंट एडोप्ट करेंगे, किस तरह का कंटेंट यूज करेंगे या फिर अपनाएंगे। कॉन्क्रीट, डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, यानी कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी जिससे बच्चे देख सके, यूज कर सके, हाथों से छू सके, इस तरह का मटेरियल हो। एनालिटिकल हो, यानी मेंटली भी डेवलप हो बच्चे। या फिर एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट यानी सीधा बुक उठाई और पढ़ाने लग जाए, इस तरह का कंटेंट अडॉप्ट करेंगे। या फिर कंसर्ट डिस्क्रिप्टिव एंड कंसेप्चुअल, कंसर्ट डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, कंसर्न करके। या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल, ये तो ऑप्शन ही इतना अटपटा लग रहा है, ठीक है। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिसमें इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ये भी नहीं होगा। और एब्स्ट्रैक्ट से तो हम कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। हम कुछ भी अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो हम कैसे लेके जाएंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कैसे लेके जाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी बच्चे को क्या है, पहले कॉन्क्रीट चीजें दिखाएं। कॉन्क्रीट चीजें क्या होते हैं, जो बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ी हो, यानी बच्चे को इजीली समझ आ जाए, जिससे वो टच एंड फील कर सके। क्या कर सके, टच कर सके, यू देख सके हाथ लगा कि हाँ ये चीजें होती है, अपनी आंखों से देख सके, ऑब्जर्वेशन कर सके, ठीक है। तो ये होते हैं कॉन्क्रीट चीजें। उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, यानी बुक से पढ़ा दो, कैसे भी पढ़ा दो फिर, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, कॉन्क्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। क्वेश्चन नंबर 43, अ स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज आर डिफरेंट, यानी एक बच्चा है जिसकी घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग अलग है, ठीक है। हाउ कैन यू एज अ टीचर हेल्प एज अ रिसोर्स, यानी एक टीचर होने के नाते कैसे रिसोर्स के फॉर्म में उसे यूज करेंगे। बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन इन क्लास, की उसे क्या है, एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे क्लास में। यूजिंग मल्टीलिंग्वलिज्म एज रिसोर्स इन क्लासरूम, की क्लास में क्या है, जो बहुभाषिता है उसे एक संसाधन की तरह यूज करेंगे, कि कोई बात नहीं भाई, घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा अलग है, घर की बोलेगा 4 बच्चे और सीखेंगे, या फिर और बच्चों की ये सीखेगा। सी ऑप्शन है, बाय गिविंग हिम फ्लेक्सिबिलिटी इन होमवर्क रिलेटेड वर्क, यानी उसे क्या है, होमवर्क इतना लचीला देंगे, बिल्कुल सिंपल वर्क देंगे। या फिर डी ऑप्शन है, बाय टीचिंग इन द क्लास इन हिज मदर टंग, क्लास में क्या है, उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, आप किसे एक रिसोर्स की तरह मानेंगे, कि उसकी मदर टंग यूज करेंगे तो रिसोर्स की तरह यूज होगा। भाई मल्टीलिंग्वलिज्म का काम हो रहा है, उसे 2 भाषा आ रही है, उसकी होम लैंग्वेज अलग है और स्कूल लैंग्वेज अलग है, ठीक है, वो 2 तरह से बोल पा रहा है, तो उसे क्या है, मल्टीलिंग्विज्म यानी एक रिसोर्स की तरह मानेंगे क्लास में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44,
कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी में से बताना कौन सा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ट्रांस लैंग्वेजिंग, फिर आ गया दोबारा से, यानी अनुवाद, भाषा अनुवाद। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो बहुभाषिता होती है उसी की फ्लेक्सिबल फॉर्म क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी उसी का एक सरल रूप है ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी अनुवाद करना भाषा का। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेजेस और नॉन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। तो ये तो ऑप्शन पता नहीं, सही नहीं लग रहा है। क्या है, ट्रांस लैंग्वेजिंग स्विचिंग बिट, अच्छा सही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, यानी अनुवाद क्या है कि किसी भी जो भाषा मुझे पहले से आती है, जैसे मुझे कोई भी इंग्लिश आती है, मतलब मान लो आती तो है नहीं वैसे, इंग्लिश आ रही है, तो क्या है ट्रांस लैंग्वेजिंग के सारे क्या है, मैं स्विच कर जाऊंगी दूसरी भाषा को। अगर मुझे हिंदी भी बोलनी पड़ जाए किसी के सामने तो मैं क्या है एकदम स्विच कर जाऊंगी, किसकी हेल्प से, ट्रांस लैंग्वेजिंग की हेल्प से, यानी अनुवाद की हेल्प से, और कम्युनिकेशन में कर सकूंगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बी फॉल्स दिया गया है, इसमें ए फॉल्स दिया गया है, इसमें दिए गए हैं दोनों सही, ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, क्या है, ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स इज ऑफ, TPR, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स अप्रोच मेथड पढ़ा था ना हमने। इसमें क्या होता है, टीचर क्या है एक्टिविटी करके दिखाती है और फिर बच्चे फॉलो करते हैं, यानी टीचर क्या है सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि टीचर क्या है कुछ भी कविता सुना रही है, मछली जल की रानी सुना रही है तो मछली बन के दिखा रही है। टीचर क्या है फिजिकली रेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, और बच्चे उसे देख देख के कर रहे हैं, तो टीचर का क्या है यहाँ पे सेंट्रल रोल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज मीन्ड बाय रीडिंग स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ NCF 2005, यानी रीडिंग स्किल 2005 जो NCF है उसके बेस पे क्या है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग सिलेबल्स है, सिलेबल्स यानी साउंड वगैरह पढ़ना, सिलेबल्स पढ़ना, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के पढ़ना, या रीडिंग डिफिकल्ट सेंटेंस की डिफिकल्ट सेंटेंसेस पढ़ना। तो बताइए भाई, NCF तो हर चीज को आसान भाषा में ही कहता है कि चीजों को क्या है समझ के पढ़ो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, करिकुलम हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंटेंट हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी चीजों को आसान की तरफ ही लेके जाता है। ठीक है, तो चाहे यहाँ पे रीडिंग स्किल हो या कुछ भी हो, NCF तो यही कहता है कि भाई समझ के पढ़ो। कैसे कहता है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या है अपनी सूझबूझ से हमें आंसर लगाने हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के बारे में एक बात है, बताइए इस हमें लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में, यानी जब हम टेक्स्ट बुक देख रहे होते हैं, कोई भी NCERT की बुक है, तो हमें क्या देखना चाहिए, स्पेलिंग ऑफ बुक की स्पेलिंग देखें, या फिर प्लेस ऑफ पिक्चर इन बुक की बुक की पिक्चर देखें सारी। हाँ भाई, कलरफुल पिक्चर है, मजा आएगा देखने में। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की कंटेंट देखें कि किस तरह से सेलेक्ट किया हुआ है, या फिर किस तरह से सिलेक्शन है कंटेंट का। ब्यूटीफुल कंटेंट विद पिक्चर टिपोग्राफी, यानी बिल्कुल सुंदर कंटेंट होना चाहिए, सुंदर सुंदर पिक्चर्स के साथ होना चाहिए। तो भाई हम किसी भी बुक में देखते हैं तो हमें अपना मतलब निकालना है। अब हमें एग्जाम देना है तो हम एग्जाम में पिक्चर थोड़ी ना देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कि हाँ ये थ्योरी पढ़ के मेरा एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो मैं तो यही थ्योरी पढ़ूंगी ना, है ना भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि लैंग्वेज टेक्स्ट बुक को हम कैसे देखेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट कैसे सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू क्रेशन डैश इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। क्रेशन क्या कहते हैं, क्रेशन किस चीज की बात करते हैं भाई, पूरी थ्योरी में इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की है। इन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है यानी भाषा जो अर्जित है वो एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी ऐसे ही आ जाती है, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, तो ये क्रेशन कहते हैं। क्रेशन बात करते हैं एक्विजिशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक्विजिशन की। स्टेफन क्रेशन की थ्योरी मैंने 2 बार कराई है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लें। ठीक है, मैराथन में कराई है, मैराथन में भी देख सकते हैं, अलग से भी कराई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि क्रेशन क्या कहते हैं कि लैंग्वेज क्या है एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। लैंग्वेज डेवलप्स एमंग चिल्ड्रन वंस दे इंटरेक्ट, यानी बच्चों में जो भाषा विकसित होती है वो कैसे होती है, किसके साथ इंटरेक्शन करके भाषा विकास होता है, भाषा का विकास होता है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि भाई मैं इस पेन के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ तो मेरी लैंग्वेज का डेवलप होगी, नहीं होगी ना। विद सेल्फ यानी खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो खुद से तो बात करके नहीं होती, ऑनलाइन में तो हो सकती है कि आप कोई भी कुछ भी स्टार्टअप करके उसमें बोलने लगे तो हाँ लैंग्वेज फ्लुएंसी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। जैसे कि संदीप महेश्वरी कहते हैं कि अगर तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो यूट्यूब पे कुछ भी चैनल बनाओ और उस पर बोलने लग जाओ, ये मत सोचना कि पब्लिक देखेगी नहीं देखेगी, बस अब तुम्हारी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, है ना। रिमेन साइलेंट कि वे कुछ चुप रहे हैं तो तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप होगी, या फिर किसी बच्चे की, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज डेवलप कब होती है बच्चे की, जब बच्चा क्या है दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेगा, डिस्कशन करेगा, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, घर पे जाके बातचीत करेगा, पड़ोसियों से बात करेगा, तो बच्चे का क्या है भाषा विकास होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सेलेक्ट द ऑड वन अबाउट इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज, कौन सा एक अलग है, चार में से कौन सा एक अलग है लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज एज अ व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, की लैंग्वेज एक साधन की तरह काम आता है, एक व्हीकल की तरह काम आता है, हम दूसरों के विचारों को समझ लेते हैं भाषा के द्वारा। भाई सही बात है, भाषा के द्वारा ही तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। बी ऑप्शन है लैंग्वेज एज अ मीन्स टू परफॉर्म सोशल ट्रांजेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल, यानी सामाजिक बातचीत कर सकते हैं हम, समाज में रह सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एज अ मीन्स टू कन्वेइंग एंड रिसीविंग ऑथेंटिक मैसेज, ये बात भी ठीक है कि लैंग्वेज के द्वारा हम मैसेज को, अपना मैसेज दे सकते हैं किसी को और दूसरे के मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। डी ऑप्शन है लैंग्वेज एज अ मीन्स फॉर इंटररिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, यानी लैंग्वेज क्या एक माध्यम है ग्रामर को सीखने का, ग्रामर और वोकैब को इंटर रिलेट करने का, इनका अंतर संबंध बनाने का एक माध्यम है भाषा। तो भाई ये ऑप्शन गलत है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ग्रामर और वोकैब की तरफ, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। ओड वन आउट पूछा है, यानी एक डिफरेंट पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका कितना स्कोर रहा बता सकते हैं तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं, रखिए अपने पास। ठीक है, बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आपका रेस्पॉन्स आएगा क्वेश्चन में ज़्यादा कर दूंगी, मैं 200 क्वेश्चंस ले आऊँगी जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।